जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम यूपी बोर्ड 2023 का मॉडल पेपर का तीसरा भाग जो कि जीव विज्ञान से संबंधित है उसको लेके आए हैं। और इसमें जो पहले 7 प्रश्न हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, यानी बहुविकल्प हैं। उसके बाद जो 3 प्रश्न हैं वो लघु उत्तरीय हैं और एक जो प्रश्न है वो आपका दीर्घ है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें बहुविकल्प की, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, शरीर में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को कौन सी रुधिर कणिकाएं नष्ट करती हैं। ठीक है, तो इसमें जो रुधिर कणिकाएं नष्ट करती हैं वो श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBC। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। और ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने नंबर का होता है? एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्न में से ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, यानी किसे ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है? तो हम जानते हैं किसे, ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को उपापचयी जगत का सिक्का या ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा इकट्ठा रहती है। इसके बाद अब अगला है इसमें, निम्न में से कौन सा प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? शुद्ध गोल बीजों को, तो R फॉर राउंड होता है और उसके लिए दोनों जीन बराबर होने चाहिए, तो ये कैपिटल डबल R। ठीक है, इसके बाद अगला है इसमें चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से एक जंतुओं में पाया जाता है, यानी कौन सी चीज है जो केवल जंतु में ही पाई जाती है? जंतु में अगर हम बात करें, देखिए श्वसन तंत्र तो जंतुओं में भी होता है, पौधों में भी होता है। हार्मोन जंतु में भी होते हैं, पौधों में भी होते हैं। वृद्धि जंतु में भी होती है, पौधों में भी होती है। लेकिन तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में होता है, पादप में यानी पौधों में नहीं पाया जाता। ठीक है, कहाँ होता है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क होता नहीं पौधों के अंदर, तो इसलिए यही है जो कि पौधों से भिन्न है। अगला है इसमें 5वां क्वेश्चन, जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, यानी जठर रस के अंदर और HCl या कुछ हार्मोन्स होते हैं, तो वो किससे निकलता है? जठर ग्रंथियों से निकलता है। और जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं कहाँ पर? आमाशय में, जिसे हम स्टोमच कहते हैं। इसके बाद इसमें छठा क्वेश्चन देखें, तो छठा क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर हमेशा रहता है प्रथम पोषी स्तर। तो यहाँ पर प्रथम पोषी स्तर जो रहता है वो रहता है क्या खाद्य श्रृंखला में? उत्पादक। ठीक है, प्रोड्यूसर के बोलते हैं इसे, उत्पादक, उत्पन्न करना, यानी सभी हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में पहला पोषी स्तर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें जो कि सबसे आखिर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन है C, इसके अलावा एक विटामिन और है B, बाकी A, D, E, K ये कैसे होते हैं? वह सब घुलनशील होते हैं। हमारा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? C। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपके यहाँ पे पूरे हो गए। अब हमारे आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 3 प्रश्न दे रखे हैं और इनके आंसर भी हम लेके आए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इसके लिए यहाँ देखिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। सबसे पहले हम लैंगिक जनन की बात करें। देखिए, संतान उत्पत्ति के लिए 2 जनकों का होना आवश्यक है। ठीक है, संतान के लिए 2 जनक होने चाहिए, मेल और फीमेल। और अलैंगिक जनन के लिए एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति हो जाती है, चाहे वो मुकुलन के माध्यम से हो या बहुविखंडन के माध्यम से हो या द्विविखंडन के माध्यम से हो। ठीक, अगला, अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों विभाजन होते हैं इसके अंदर। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और अलैंगिक जनन में केवल एक ही विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस। इसके बाद लैंगिक जनन में निषेचन होता है और अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता, बिना निषेचन के जीव बन जाता है। अगला है इसमें लैंगिक जनन में चौथा, संतान में दोनों जनकों के गुण समान रूप से पाए जाते हैं। संतान के अंदर माता के और पिता के दोनों के, यानी मेल और फीमेल के दोनों के गुण पाए जाते हैं समान रूप से। और अलैंगिक जनन में संतान पूर्णतया जनक के समान होती है, यानी क्लोन होती है। इसके बाद इसी में अगला क्वेश्चन है इसका, इसी का अथवा
अथवा को भी लेके आए हम। तो इसमें ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण में अंतर पूछा गया है, ये भी 4 नंबर का है। और ऑक्सी शोषण अनऑक्सी शोषण को हम वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें अंतर देखिए, तो इसमें अंतर है, ये देखिए अंतर इसमें सबसे पहले ऑक्सी शोषण की बात कर लेते हैं। तो इस क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है, यदि ऑक्सी है तो ऑक्सीजन से ही होगा। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी बगैर ऑक्सीजन के। नंबर 2, इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल अंतिम उत्पाद होते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए रिएक्शन क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज है प्लस 6O2 ऑक्सीजन, क्या बना 6CO2 प्लस 6H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और इसमें जो अनॉक्सी शोषण में है, यानी जो अवायवीय शोषण है, उसमें जो अंतिम उत्पाद होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH होते हैं। देखिए C6H12O6, ठीक, क्या बना, देखिए C2H5OH प्लस 2CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल। नंबर 3 है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है और इसमें ग्लूकोज के अणु का आंशिक विखंडन होता है, यानी आंशिक रूप से टूटता है। इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है यानी निकलती है, और अनॉक्सी शोषण में केवल 27 किलो कैलोरी ऊर्जा ही इसमें निकलती है, मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। अपूर्ण प्रभाविता का नियम किसने दिया था, तो ये मेंडल का नहीं है, ये एक वैज्ञानिक थे कॉल कॉरेंस ने ये नियम दिया था, और इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर बात करें, इसमें अपूर्ण प्रभाविता का नियम, तो देखिए क्या है कि ये नियम कॉल कॉरेंस ने दिया था, जैसे मैंने बोला, और किस पर दिया था, सदाबहार के पौधे पे दिया था, सदाबहार के पौधे पर इन्होंने रिसर्च की थी कॉल कॉरेंस ने। और ये नियम मेंडल के नियम से थोड़ा चेंज है। तो इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विरोधी लक्षणों के बीच क्रॉस यानी संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में मिश्रित संकर लक्षण उत्पन्न होते हैं, यानी लक्षण मिलके आते हैं। इनका स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी F2 में लक्षणों का पृथक्करण हो जाता है, यानी जो लक्षण पहली पीढ़ी में मिक्स होकर प्राप्त हुए थे वो दूसरी पीढ़ी में अलग अलग हमें लक्षण प्राप्त होते हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर शुद्ध लाल पुष्प लिया सदाबहार का और शुद्ध सफेद पुष्प लिया सदाबहार का, यहाँ पर कैपिटल आर से दिखाएंगे हम लाल पुष्प को और सफेद पुष्प को स्मॉल डबल आर से दिखाएंगे। प्रथम पीढ़ी में क्या होंगे, दोनों पुष्प कैसे हो गया, देखिए मिक्स हो गया, आगे गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त होंगे, यानी गुलाबी जो पौधा जैसे 4 बीज प्राप्त हुए, 4 बीजों को हमने बोया, उसके बाद जो पौधे प्राप्त होंगे उनसे जो फूल खिलेंगे, उन पर फूल खिलेंगे गुलाबी रंग के खिलेंगे। उसके बाद उनमें जब सेकेंड पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी में स्वपरागण किया जाएगा, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होगी, तब देखिए यहाँ पर आपको एक लाल पुष्प प्राप्त होगा, 2 गुलाबी पुष्प प्राप्त होंगे और 1 सफेद पुष्प प्राप्त होगा। ठीक है, किस तरीके से, एक तो प्राप्त होगा आपको लाल, एक लाल पुष्प प्राप्त होगा, एक गुलाबी पुष्प प्राप्त होगा और एक सफेद पुष्प प्राप्त होगा। और इसका अनुपात भी मेंडल के अनुपात के जैसे ही सेकंड नियम का 1:2:1 अपूर्ण प्रभाविता के नियम का। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी में अथवा का क्वेश्चन है कि समजात अंग व समवर्ती अंग को समझाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समजात अंग किसे कहते हैं और समवर्ती अंग किसे कहते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम समजात अंग की बात कर लेते हैं कि जीवों के वे अंग जो आकार व आकृति में समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं, यानी आकार में आकृति में एक जैसे होते हैं और कार्य इनके कैसे होते हैं, काम कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनको हम समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ, घोड़े के अग्रपाद यानी आगे के पैर, और सील क्या है, एक पानी में रहने वाला प्राणी है, तो सील के फ्लीपर यानी उसके जो पंख होते हैं, और पक्षी के पंख। इन सबके अगर हम एक्सरे लें तो एक्सरे में इन सब की संरचना कैसी होती है, एक जैसी होती है, लेकिन इनके सबके कार्य अलग है। मनुष्य के हाथ का कार्य अलग है, घोड़े के अग्रपाद का कार्य चलना, सील के फ्लीपर का कार्य क्या है, तैरना, पक्षी के पंख का कार्य क्या है, उड़ना। सबके कार्य कैसे हैं, भिन्न भिन्न है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, समजात अंग की श्रेणी में रखेंगे। अगला है समवर्ती अंग, ये उल्टा है इसका, कि जीवों के वे अंग जो कार्य में समान तथा आकार और आकृति में भिन्न होते हैं। ठीक है, ये कार्य में समान है और इनके आकार और आकृति कैसी है, अलग अलग है, तो उनको हम समवर्ती अंग कहते हैं। उदाहरण तितली के पंख,
पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख। ठीक है, तो तितली के पंख की संरचना अलग होती है, पक्षी के पंख की संरचना अलग होती है, चमगादड़ के पंख का डिजाइन अलग होता है। सबके डिजाइन अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका कार्य एक ही है, उड़ना। अब इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाइए। तो खाद्य श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला भी कहते हैं। इसके बारे में देखें तो खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाने यानी उपभोग करने को क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया को खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। एक बार और, किसी पारिस्थितिक तंत्र में यानी इकोसिस्टम में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। ये एक दिशीय होती है और इसमें कौन कौन आते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। ये इनमें सारे शामिल हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम 3 की बात करें, देखिए हरे पौधे को खाया भैंस ने, भैंस को खा गया शेर। ठीक है, तो ये 3 वाली हो गई। 4 वाली अगर बात करें तो हरे पौधे को खाया खरगोश ने, खरगोश को खा गया सर्प, सर्प को खा गया बाज। ये 4 वाली। 5 वाले की बात करें, हरे पौधे को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया छिपकली ने, छिपकली को खाया सर्प ने, सर्प को खा गया मोर। ठीक है, ये 5 वाली हो गई। तो इस तरह का यानी खाने के आधार पर ही ये श्रृंखला बनाई जाती है। अब खाद्य जाल क्या है? खाद्य जाल को देखिए तो खाद्य जाल विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर जो संरचना बनती है उसे खाद्य जाल कहते हैं। देखिए अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। देखिए ये किसी भी दिशा में हो सकता है, जबकि खाद्य श्रृंखला क्या थी? एक दिशीय थी, एक ही दिशा में हो रही थी, और ये किसी भी दिशा में हो सकता है। उदाहरण देखिए, हरे पौधे टिड्डा, मेंढक, सर्प, बाज, जीवाणु। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हरे पौधे को गाय भी खा सकती है, गाय को शेर खा जाता है, शेर को फिर मरने के बाद जीवाणु खा जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए हरे पौधे को हिरन ने खाया, हिरन को भेड़िया खा गया, भेड़िया को शेर खा गया। ठीक है, और भेड़िया को यहाँ पर जीवाणु भी खा सकता है, मरने के बाद शेर को भी खा सकता है जीवाणु, मरने के बाद भेड़ियों को भी खा सकता है, मरने के बाद क्या कहते हैं बाज को भी खा सकता है। तो इस तरीके से एक जाल की तरह यहाँ पर देखिए ये बाज जो है वो मेंढक को भी खा सकता है, भेड़िया खे के गाय को भी खा सकता है। ठीक, इस तरीके से एक जाल। और जो आपके सर्प की बात करें, जो एनाकोंडा या अजगर सब होते हैं वो हिरन को भी खा जाते हैं। इस तरीके से एक जाल बन जाता है खाद्य श्रृंखला के आधार पर, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें खाद्य श्रृंखला का भी हो गया, खाद्य जाल का भी हो गया, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से ताल्लुक रखता है तो इसका हमने एक चीज तो हमने बता दी। अब अगला है सौर कुकर का उपयोग करने से क्या लाभ और क्या हानियां हैं। यानी सोलर कुकर के हमें लाभ बताने हैं और हानियां बतानी है। ये इसका लघु उत्तरीय का आखिरी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं सोलर कुकर के जो लाभ है, यानी सोलर कुकर से हमें लाभ क्या है। तो सोलर कुकर से जो पहला लाभ है वो है, देखिए यहाँ पर सोलर कुकर के लाभ। ये उपकरण सस्ता होता है, ठीक है, औरों के मुकाबले। इसमें धुआं नहीं निकलता, यानी वायु प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि जब सौर ऊर्जा से अब खाना बनता है तो धुआं का सवाल ही नहीं है, और जब धुआं नहीं निकलेगा तो वायु प्रदूषण कहाँ से होगा। इसमें ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, कोई ईंधन ईंधन इसका क्या है, सौर ऊर्जा। धीमी गति से खाना बनता है जिससे पोषक तत्व भी नष्ट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर तेज आंच पर हम खाना बनाते हैं तो पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब धीमी गति से खाना बनेगा तो पोषक तत्व भी बने रहेंगे। लेकिन सोलर कुकर के दोष क्या हैं? तो इसका उपयोग देखिए रात में, घने कोहरे में, बादल वाले दिनों में नहीं किया जा सकता। ठीक, दूसरा भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। तीसरा है परावर्तक तल को बार बार सूर्य की ओर करना पड़ता है। ये सुबह को इधर को करना पड़ेगा, ठीक है, पूरब की तरफ को, दोपहर में सीधा करना पड़ेगा, शाम को इधर को पश्चिम की तरफ को करना पड़ेगा, बार बार इसको मोड़ना पड़ता है। और चौथा, सभी प्रकार के इसमें व्यंजन नहीं बना सकते, इसमें फ्राई नहीं कर सकते, रोटी नहीं बना सकते, ठीक है, और इसमें और तरीके के जो व्यंजन है वो भी इसमें नहीं बना सकते। तो ये इसके दोष हो गए। इसके बाद अब इसमें आता है हमारा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन।
तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी यहाँ पर वैसे तो एक ही आता है, लेकिन हमने यहाँ पर आपको दो हल करके दिखाएंगे। तो पहला इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, परिवार नियोजन क्या है, इसकी स्थायी व अस्थायी विधियों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम परिवार नियोजन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए परिवार नियोजन क्या है। तो परिवार को सीमित यानी छोटा रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। छोटा परिवार सुखी परिवार, गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है इस पर। तो परिवार नियोजन क्या है, परिवार को सीमित रखना यानी छोटा रखना क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। अब परिवार नियोजन की जो स्थायी विधियां हैं वो देख लें। पुरुषों में नसबंदी, तो नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं, वैसेक्टोमी। ये क्या होता है, ये शुक्र नलिका का बहुत ही सामान्य ऑपरेशन है, बहुत साधारण ऑपरेशन है, और इसके उपरांत गर्भधारण का भी भय नहीं रहता। ठीक है। इसके बाद महिलाओं में नलबंदी, ये भी स्थायी विधि है जिसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है। पुरुषों में नसबंदी वैसेक्टोमी कहलाती है, महिलाओं में नलबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। इसमें क्या है, इसमें महिला की फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, जिसे हम फैलोपियन नलिका भी कहते हैं, इसको काटकर बांध दिया जाता है। इससे अंडाणु निर्माण और महामारी चक्र पर यानी मासिक धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो लगातार होते रहते हैं। ठीक है। अंडाणु भी बनते रहते हैं, मासिक धर्म भी होते रहते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु अंडाणु फैलोपियन ट्यूब से आगे नहीं पहुंच पाते। जहां पर शुक्राणु पहुंचता तो वहां पर ये नहीं पहुंच पाते और ये निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें गर्भ समापन। तो अब इसमें अगला पॉइंट वैसे तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए गर्भ समापन जिसे एबॉर्शन बोलते हैं, गर्भ धारण करने के आरंभिक क्षमता के भीतर कितना, 8 सप्ताह, 8 सप्ताह 3 महीने से पहले कुशल एवं प्रशिक्षित डॉक्टरों की सहायता से गर्भ समापन कराया जा सकता है। ठीक है। अनचाहे गर्भ को गिराना ही एबॉर्शन कहलाता है। उसके लिए जो टाइम विकसित किया गया है वो 8 सप्ताह से पहले। ठीक है। इसके बाद अब इसकी आती हैं अस्थायी विधियां। तो अस्थायी विधियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर निरोध है। लैंगिक संपर्क के समय पुरुषों को निरोध का प्रयोग करना चाहिए, जिससे गर्भधारण की संभावना नहीं होती। ठीक। अंतः गर्भाशय युक्ति, ठीक है, यहाँ पर ये IUD, ठीक है, इंट्रा यूरिनरी और डिवाइस, इस विधि का प्रयोग गर्भाशय में कॉपर टी, एक तांबे की टी आकार की एक डिवाइस होती है, या इसी प्रकार की अन्य डिवाइस उसमें गर्भाशय में रोप दी जाती है। जितने समय तक ये डिवाइस गर्भाशय में रहती है, भ्रूण का रोपण गर्भाशय में नहीं होता। और इसमें लास्ट पॉइंट है गर्भ निरोधक गोलियां। महिला को गर्भ निरोधक गोलियां यहाँ पर दे रखा है, पिल्स, मालडी, सहेली नाम से आती हैं, तो प्रतिदिन खानी होती हैं। इन गोलियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की निश्चित मात्रा होती है, और जिससे कि ग्राफियन पुटिका परिपक्व नहीं होती। ग्राफियन पुटिका परिपक्व नहीं होती, जब तक ग्राफन पुटिका परिपक्व नहीं होगी तब तक ये एस्ट्रोजन, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कितना ही वहाँ पर विकसित हो जाएं, गर्भधारण नहीं हो सकता। यानी ये अंडाणु को फैलोपियन ट्यूब में आके क्या कराती है, इनएक्टिव करा देती है, निष्क्रिय करा देती है। ठीक है। तो ये हमारी स्थायी और अस्थायी विधियां थी। इसके बाद इसमें अथवा में पूछा गया है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, 2 उत्सर्जीय अंगों के नाम लिखिए और विरक की अनुलंब काट का सचित्र वर्णन कीजिए। ये अथवा में दे रखा है, तो इसको भी हम कराएंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन ये हमारी वीडियो में भी बायोलॉजी एम के चैनल पर भी मैंने इसकी वीडियो बनाई है पूरी, उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र क्या है, और वहाँ पर भी हमने इसको समझाया है, उसको देखिए जाके। वैसे हम फिर एक बार यहाँ पर और लेके आए हैं, उसको देखिए। जीवों की वह क्रिया जिसमें शरीर से अपशिष्ट पदार्थों यानी वर्ज्य पदार्थ भी बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, क्या कहलाती है, एक्सक्रिएशन या उत्सर्जन कहलाती है। अब यहाँ पर ही पूछा गया था कि 2 उत्सर्जीय अंगों के नाम, तो 2 उत्सर्जीय अंगों के नाम विरक और त्वचा, किडनी और स्किन। इसके अलावा भी हैं, इसके अलावा लीवर यानी यकृत भी है, गुदाद्वार है, ठीक है, फेफड़े भी हैं, लंग्स भी हैं, लेकिन 2 पूछे तो 2 ही नाम लिखेंगे, विरक और त्वचा। अब विरक की आंतरिक संरचना,
वृक्क की आंतरिक संरचना को देखिए। वृक्क के मध्य में लगभग खोखला तथा कीप के आकार का एक भाग होता है। यही क्रमशः संग्रह होकर मूत्र नलिका का निर्माण करता है। इसे हम पेल्विस कहते हैं। और पेल्विस आपका यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर ये पेल्विस है। ठीक है, ये शीर्ष गुहा जो है ये क्या है, पेल्विस है। और इसके बाद आगे देखें, वृक्क का बाहरी भाग वल्कुट तथा भीतरी भाग क्या कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है। देखिए ये जो बाहर का भाग है इसका, इसे क्या कहते हैं, वल्कुट यानी कॉर्टेक्स। और ये अंदर का भाग है ये क्या कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है, इसकी शीर्ष गुहा यानी पेल्विस है, अभी जो मैंने बताया था। इसके बाद और देखें इसमें, फिर इसमें दे रखा है कि वृक्क में असंख्य अत्यंत कुंडलिक तथा लंबी नलिकाएं होती हैं। इन्हें हम वृक्क नलिकाएं या क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन इनको कहा जाता है। और देखें, प्रत्येक संग्रह नलिका पिरामिड में खुलती है। वृक्क में 10 से 12 पिरामिड दिखाई देते हैं जो संग्रह भाग द्वारा पेल्विस में खुलते हैं। इसके बाद मूत्र यानी यूरिन, तो ये अम्लीय होता है, पीले रंग का एक तरल है, पदार्थ है जिसका पीएच मान 6 होता है। ये पूछ सकता है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है, 6 होता है। और कैसे रंग का होता है, पीले रंग का होता है। और जब 6 है तो कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से नीचे भी जिसका पीएच मान 7 से नीचे होता है वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल पीले रंग के होते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 96% से 96% तो इसमें जल होता है, 2% यूरिया होती है, सूक्ष्म मात्रा में कुछ लवण पाए जाते हैं, यूरोक्रोम होता है, वो अमोनिया। ये सारी इसमें वेस्ट मटेरियल है जो कि मूत्र में पाए जाते हैं और समय समय पर इसको मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और 24 घंटे के अंदर लगभग मनुष्य 24 घंटे, एक वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में 1 लीटर से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है, यूरिन को बाहर निकालता है। कितना, 1 लीटर से 1.5 लीटर। और अब फिर इसकी बात की गई थी कि इसका नामांकित चित्र भी बनाइए, तो ये इसका चित्र दे रखा है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। ये देखिए यहाँ पर सेम के बीच के आकार का है। बाहर का जो तल है उभरा हुआ है यानी उत्तल है, अंदर का जो तल है वह कैसा है, अवतल है यानी अंदर धंसा हुआ है। सबसे बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर के भाग को मेड्यूला कहते हैं। ये वृक्क नाभि है यहाँ से, ये शीर्ष गुहा है जिसे पेल्विस कहते हैं। ये मूत्र नलिका है जो कि मूत्राशय में जाके खुल जाती है। ये अंदर जो यहाँ पर ये सूक्ष्म आपको ये नलिकाएं दिखाई दे रही हैं, इनको पिरामिड कहते हैं। और इनके अंदर वृक्क नलिकाएं होती हैं जो ही मूत्र का क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। यानी मूत्र का निर्माण कौन करता है, पिरामिड में उपस्थित वृक्क नलिकाएं। ठीक, ये कौन से वृक्क की, ये मनुष्य के वृक्क की अनुलंब काट का चित्र दे रखा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बायोलॉजी MK को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।